समीर चौगावकर जी, कहा तो यह भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शरद पवार को मनाने की कोशिश कि वो मंच पर ना जाएं, नरेंद्र मोदी के साथ ना दिखें की, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि एक नाव दो नावों की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं शरद पवार। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता? देखिए, बिल्कुल। देखिए, शरद पवार आज के पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। शरद पवार राज्यसभा के सांसद है। आज उन्हें अगर देखा जाए तो राज्यसभा में उपस्थित रहना चाहिए था। आज बिल भी आ रहा है लोकसभा में अंदर दिल्ली के अगेंस्ट में। तो ऐसे समय में अगर शरद पवार गए तो शरद पवार के मन में क्या है, शरद पवार के अलावा कोई और नहीं बता सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि 11th आवर पे एकदम अकस्मात में न जाकर अपने लिए एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन ज्यादा खड़ी कर सकते हैं। हालांकि उनके ऊपर एनडीए के बाकी दलों का, महाराष्ट्र में कांग्रेस का, शिवसेना, उद्धव गुट का काफी दबाव है कि उन्हें इनसाइड स्टोरी बता रहे किरण, जो इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को मनाने, उनके दफ्तर को अप्रोच करने के लिए शरद पवार से कहा गया और ये एक इनिशिएटिव शरद पवार ने भी उठाया। तो ये तो समझ में आ रहा है कि शरद पवार की इच्छा थी कि वो ये प्रयास करें। ये तो दिखाई दे रहा है कम से कम। अगर ये टीवी 9 पे जो हम एक इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं इस पूरे पिक्चर की कि दरअसल हुआ कैसे ये संभव। देखिए, शरद पवार और नरेंद्र मोदी के बहुत लंबे एसोसिएशन रहा है। भले ही दो विपरीत राजनीतिक दलों में रहे हो, लेकिन दोनों के व्यक्तिगत संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे। शरद पवार कई बार गुजरात गए और जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो उनसे उन्होंने वहाँ मुलाकात की थी। तो ऐसा नहीं कि दोनों के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, लेकिन अब जैसे नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मैं शरद पवार की उंगली पकड़ के चलना सीखा हूँ राजनीति में, तो शरद पवार ने कहा था कि ये उंगली मुझे इतनी भारी पड़ेगी, मुझे मालूम नहीं था आगे जाकर। तो दोनों के वैचारिक मतभेद जरूर रहे, लेकिन दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही है राजनीतिक दृष्टि से। और आज जो राजनीतिक परिस्थिति बन चुकी है राष्ट्रीय स्तर पे और महाराष्ट्र के ऊपर, तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एक ताकत बन चुकी है, आने वाले समय में उनकी 2024 में जीत सुनिश्चित है। महाराष्ट्र में भी जिस हिसाब से उद्धव की पार्टी टूटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूटी है, अब शरद पवार के पास बहुत ज्यादा स्पेस राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बचा होगा जिस उम्र में वो पहुंच चुके। तो ये भी हो सकता है कि शरद पवार अभी तौल रहे हो कि हो सकता है कि मैं आने वाले समय में अजित पवार के साथ चला जाऊं और अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके अगला चुनाव लड़े, या शरद पवार अपने लिए कोई अलग रास्ता अख्तियार करे। तो शरद पवार अभी बहुत ऑप्शंस पे विचार कर रहे होंगे राजनीति के रूप से कि उन्हें क्या करना है, उन्हें संन्यास लेना है या राजनीति में संघर्ष करना है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाना है, या उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना है। भी सब ऑप्शन विचार कर रहे होंगे। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में वो अपने पत्ते साफ करेंगे। लेकिन आज जिस हिसाब से वो मंच साझा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के भी ऑप्शन शरद पवार के अभी खुले हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किरण जी, किस तरह से इसे आप देखते हैं? और अगर हम ये देखें कि पुरस्कार क्यों मिल रहा है, ये सम्मान क्यों दिया जा रहा है देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए, और ये जो इंडिया विपक्षी गठबंधन है जिसका खुद हिस्सा शरद पवार भी हैं, उसका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम रहते देश लगातार पीछे जा रहा है, तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो अपने पद पर रहते हुए उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे पहले इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, इनको भी पुरस्कार दिया जा चुका है, लेकिन अपने पद से हटने के बाद दिया गया था। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको पद पर रहते हुए पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके पीछे 2-3 कारण है। एक ऐसा है कि जो पुरस्कार देने वाली संस्था है टिळक स्मारक मंदिर, उनके जो ट्रस्टी है टिळक फैमिली, लोकमान्य टिळक की फैमिली से आते हैं, उन्हें पॉलिटिकल स्पेस ढूंढने की बहुत ज़्यादा जल्दी है पुणे में। उनका कांग्रेस में जो वजूद था वो लगभग खत्म हो चुका है। वो अपने लिए कोई ऑप्शन तलाश रहे हैं। उनके लिए ऑप्शन हो सकता है बीजेपी। बीजेपी के पास इस वक्त टिळक फैमिली से कोई भी नहीं है। टिळक फैमिली से उनके यहाँ मुक्ता टिळक हुआ करती थी, जिनका 6 महीना पहले निधन हो चुका है, वो अभी आज नहीं है। तो आने वाले चुनाव में टिळक फैमिली से अगर बीजेपी को कोई कैंडिडेट मिलता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। हाल ही में हमने देखा था कि पुणे का जो उपचुनाव हुआ, वहाँ पे टिळक फैमिली में से किसी को टिकट डिनाई करने की वजह से बीजेपी को 27 साल के बाद वो सीट खोनी पड़ी थी। ये सारी चीजें हैं। कांग्रेस को भी जरूरत है, कांग्रेस को मतलब टिळक फैमिली को भी जरूरत है, बीजेपी को भी टिळक फैमिली की जरूरत है। इसके लिए नरेंद्र मोदी का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया था। हाँ, ये रही बात। लेकिन मोदी और शरद पवार, इनके बीच में आज क्या होगा? पवार क्या नरेंद्र मोदी की तारीफ करेंगे खुले मंच पे, या पवार कुछ अपना अलग से मत रखेंगे? ये भी हमें देखना होगा। क्या मैं अगर ये आपसे ये सवाल सीधे सीधे पूछूं कि पार्टी की जो स्थिति है इस वक्त, उसमें जो नेतृत्व को लेकर जो एक खींचतान मची हुई है, उन सारे संकटों से निकालने के लिए कोई कदम बढ़ाते आपको दिख रहे हैं शरद पवार कि भविष्य में पार्टी एक हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे
पवार परिवार में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, खासकर बीजेपी के साथ जाने और नहीं जाने को लेकर, उसका कोई समाधान निकले, उसका कोई रास्ता निकल जाए? पवार ने अनाउंस तो किया है कि वो महाराष्ट्र में जाएंगे, हर जिले में जाके अपना जन समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पवार आज इस उम्र में है, 83 की उम्र में पूरा महाराष्ट्र उनके लिए घूमना और हर एक जिले में जाके लोगों से इंटरेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पवार एक मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी मेरे लिए अनटचेबल नहीं है, हो सकता है मैं अपना मन बदल लूं और अजीत पवार जो कह रहे हैं उनके साथ जाऊं। भले ही मेरा उनके निर्णय के लिए खुले तौर से समर्थन नहीं होगा, लेकिन पीछे की तरफ से, पर्दे के पीछे रह के पवार अजीत पवार को सपोर्ट करेंगे, ऐसा मेरा इसमें एक अंदाजा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है समीर चौगावकर जी, लेकिन क्या आप इसे एक नाकामयाबी भी मानेंगे इंडिया गठबंधन की कि वो मना नहीं पाया शरद पवार को कि इस मंच पर ना जाएं, पीएम मोदी के साथ ना दिखें? देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन की एक नाकामी के रूप में इसको देखा जा सकता है, लेकिन शरद पवार की भी एक नाकामी रही है कि वह अपनी पार्टी को टूटने से बचा नहीं सके और अजीत पवार को अपने भतीजे को साध नहीं सके। तो जैसे अभी किरण जी बता रहे थे, मैं उससे बहुत सहमत हूँ कि अभी पूना लोकसभा सीट खाली हो चुकी है। अभी जो सांसद थे वहाँ से बापट, उनका निधन हो गया है। तो हो सकता है आने वाले समय में तिलक परिवार से किसी को लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए या महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव लड़वाया जाए, विधान परिषद को में भेजा जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में पूना वैसे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस का गढ़ मतलब एरिया माना जाता है। अजीत पवार खुद उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ से कई लंबे समय तक वहाँ के जो प्रभारी रहे हैं सरकार में, वह राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता ही रहे हैं पुणे की तरफ से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ज़्यादा फोकस होगा कि पुणे और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का दबदबा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बने और भारतीय जनता पार्टी में एक ताकत के रूप में बने। मुझे लग रहा है इस दौरे से उसका भी एक संदेश देने की कोशिश होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़त मिलेगी। लेकिन फिलहाल इंडिया के लिए जो गठबंधन बना है उसके लिए एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है। आज अगर शरद पवार स्टेज शेयर करते हैं तो उन्हें जनता के बीच यह कहने में कि हम एकजुट है और शरद पवार नहीं जाएंगे, यह कहने में उन्हें बहुत मुश्किल होगी और उन्हें भी लग रहा होगा कि कब शरद पवार क्या निर्णय लेंगे कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जब एक मंच पर एक साथ 8 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार साथ साथ दिखेंगे। सबकी नजरें उन तस्वीरों पर होंगी।